हाँ, लेकिन मेरी सारी मेहनत तो बेकार ही गई। अब कल जब मिंकू खरगोश वापस आएगा तो उसे और उसकी फैमिली को मैं क्या जवाब दूंगा। ड्रीमलैंड जंगल में सभी जानवर सुबह होते ही सैर को निकलते थे। सिर्फ बेचारा एक सारस ही था जो अपने टूटे पंख की वजह से कहीं नहीं जा पाता था। एक दिन जब सभी जानवर इकट्ठा होकर मिंकू खरगोश के पास पहुंचे तो वो अपने बिल के सामने वाली जमीन पर सफाई करते हुए नजर आया। अरे मिंकू, तुम इतनी सफाई करने में क्यों लगे हो? आज घूमने नहीं चलना क्या? नहीं रामू, आज मैं कहीं घूमने नहीं जाने वाला। कुछ दिन पहले मैं यहाँ आया था और यहाँ आकर अपने परिवार को ही भूल गया, लेकिन अब मैं उनको लेने के लिए जा रहा हूँ। वो सभी मेरे साथ यहाँ रहेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनके आने से पहले ही हमारे खाने पीने का इंतजाम कर डालूं। तो तुम इस जमीन की सफाई उनके लिए कर रहे हो क्या? हाँ, मैं जमीन की सफाई करके यहाँ गाजरों की खेती करूँगा। ऐसा करने से मुझे मेरे परिवार को आगे खाने की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी के लिए तुम लोग जाओ, मैं कुछ दिन बाद से तुम्हारे साथ चला करूँगा। लेकिन तुम्हारी कंपनी के लिए यहाँ कोई तो होना चाहिए। ये कहकर रामू हाथी ने सारस से कहा, सारस, तुम यहाँ मिंकू से बोलते बतियाते रहना, इससे इसका मन भी लगा रहेगा। हम लोग चलते हैं। कहकर वो सभी वहाँ से चले गए। अब मिंकू खरगोश ने सारस से बातें करते करते खेती का काम जारी रखा। इससे उन दोनों को जरा भी बोरियत महसूस नहीं हुई। पहले सफाई की, फिर जुताई की और फिर बीज बोते बोते शाम हो गई। सारस भाई, मैंने इसकी जुताई तो कर दी है, लेकिन मुझे आज शाम ही निकलना होगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे वापस आने तक इतने दिनों तक मेरे खेतों का ध्यान कौन रखा करेगा। मेरे पास कोई काम तो है नहीं मिंकू, इसका ध्यान मैं रखूंगा। तुम बेफिक्र होकर अपने परिवार को लेने जा सकते हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सारस भाई। ऐसा कहकर मिंकू खरगोश उसी वक्त वहाँ से निकल गया। सारस अभी बैठा हुआ खेत की रखवाली कर ही रहा था कि जमीन में जोरों की गर्जन होने लगी। उसने देखा कि सामने से 2 गजराज भागते हुए आ रहे थे। रुक जाओ, तुम लोग इस जमीन की तरफ मत जाओ। उन्होंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया और दोनों जमीन पर आकर एक दूसरे से लड़ने लगे। ये ले, तू ये ले। दोनों लड़ते झगड़ते वहाँ से आगे की तरफ भाग निकले। सारस ने देखा कि जितने भी बीज बोए गए थे सभी जमीन से ऊपर आ चुके थे। फसल उगने से पहले ही बर्बाद हो चुकी थी। अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। बेचारा मिंकू इतनी मेहनत करने के बाद मेरे भरोसे अपने बगीचे को छोड़कर गया था। अब वो वापस आएगा तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा। सारस ने देखा कि एक चिड़िया पेड़ पर बैठे हुए उसी को देखे जा रही है। अब बाकी जानवर भी वापस आ चुके थे। उन्होंने जमीन को खराब हुए देखा तो सारस ने उनको सब कुछ कह सुनाया। ये तो गजराज ने बहुत गलत किया। सारस, काश हम होते तो उन दोनों को अच्छी सजा देते। सजा देने से कोई फायदा नहीं होता। इनकी रखवाली की जिम्मेदारी मेरी थी। मैं ही इस खेत की जुताई करूंगा। उसका ये साहस देखकर सभी जानवर हैरान थे। अगली सुबह सारस सबसे पहले मिंकू के बिल के पास गया। वहाँ उसको नजर आया कि बीज काफी अच्छी मात्रा में है। उसने पहले जमीन की अच्छे से सफाई की और फिर अपने टूटे हुए पंख की मदद से ही बीजों को बोने के लिए जुताई करने लगा। सभी जानवर अपने अपने कामों में लगे रहते, लेकिन उसने पूरे 2 दिन जुताई में ही लगा दिए। फिर उसने बीजों को बो डाला। अब उसने चैन की सांस ली और फिर वहीं बैठकर आराम करने लगा। कुछ दिन बाद जब मिंकू वापस आएगा तब तक ये बगीचा गाजरों से भर चुका होगा। कई दिन गुजर गए और बगीचे में फसल भी उगने लगी। लेकिन शाम होने पर जमीन में फिर से एक गर्जन शुरू हुई। अरे बाप रे, कहीं ये फिर से फसल खराब ना कर दे। वो जमीन के सामने खड़ा हो गया, लेकिन गजराज फिर से अंधों की तरह आए और जमीन पर आकर लड़ने लगे।
आज तुझे नहीं छोड़ने वाला। आज तू मेरे हाथों से नहीं बचने वाला। कुछ ही मिनटों में फसल खराब करके वो वहाँ से भाग निकले। अब सारस वहीं बैठा आंसू बहाने लगा। फिर से वहाँ जानवरों की भीड़ इकट्ठा हो गई। अब तो हद हो गई, हम इन दोनों को अब नहीं छोड़ने वाले। उन्होंने जंगल के राजा शेरू को बुलाकर सब कुछ बताया। मैं उन दोनों को अभी इसी वक्त सजा सुनाता हूँ। शेरू उन दोनों की गुफा पर पहुंचा और दोनों को 10 दिन के लिए जंगल से निकाल दिया। लेकिन अभी सारस की परेशानी दूर नहीं हुई थी। सुबह मिंकू आने वाला था। वो यही सोच रहा था कि आखिर मिंकू को वो क्या जवाब देगा। रात होने पर सब सो चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो जमीन के पास बैठा हुआ सोच में डूबा था। तभी उसने देखा कि जो चिड़िया इतने दिनों से उसको पेड़ पर बैठे हुए देख रही थी, वो उसके पास आकर बैठ गई। प्यारी चिड़िया, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ सारस, तुम कैसे हो? अरे, तुम तो बोल सकती हो, फिर तुमने इतने दिनों से मुझसे बात क्यों नहीं की? मैं इस जंगल से नहीं हूँ सारस, मैं जादुई पहाड़ी से हूँ। काफी दिनों से मैं तुम पर नजर रखे हुए थी। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा दिल, तुम्हारी दयालुता को देख रही थी। एक पंख से अपाहिज होने के बावजूद जितनी हिम्मत और दरियादिली तुमने दिखाई है, शायद ही कोई ऐसा कर पाता। हाँ, लेकिन मेरी सारी मेहनत तो बेकार ही गई। अब कल जब मिंकू खरगोश वापस आएगा तो उसे और उसकी फैमिली को मैं क्या जवाब दूंगा? तुमने शायद ठीक से सुना नहीं, मैं जादुई पहाड़ी से हूँ। ऐसा कहकर चिड़िया उस बगीचे के चक्कर काटने लगी। 3 चक्कर काटने के बाद ऐसा जादू हुआ जिसकी सारस ने कल्पना भी नहीं की थी। जमीन अपने आप साफ हो गई और उस पर पहले से भी ज्यादा गाजरें उगाईं। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत बगीचा बन गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी चिड़िया। अभी से धन्यवाद नहीं, अभी एक काम और बाकी है। कैसा काम? ये सुनकर चिड़िया ने सारस के सर पर भी 3 चक्कर लगाए और फिर आसमान में उड़ गई। आखिर ये किस काम के बारे में बोल रही थी? सारस ने गौर किया तो उसका पंख अब ठीक हो चुका था। उसने पंख फड़फड़ाए तो वो हवा में ऊपर उठने लगा। अरे वाह, अब मैं भी उड़ सकता हूँ। वो खुशी से फूला नहीं समाया। अगली सुबह जब मिंकू खरगोश अपने परिवार के साथ वहाँ पहुँचा तो उसके साथ साथ ही बाकी जानवर भी वहाँ पहुँच गए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि बगीचा एकदम हरा भरा है और सारस भी बिल्कुल ठीक हो गया है, तो वो सभी हैरान रह गए। फिर सारस ने उनको सब कुछ बता दिया तो सभी जानवर खुश हो गए। मेरे भाई सारस, तुमने मेरे और मेरे परिवार के लिए जितनी मुसीबतें उठाई, उसका एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। वो तो मेरा फर्ज था मेरे भाई। तुम्हारे इस बगीचे की वजह से ही मेरा पंख भी ठीक हो पाया है। अब मैं भी उड़ सकता हूँ। कहकर वो खुशी से पंख फड़फड़ाने लगा और बाकी सभी जानवर भी खुशी से उछल पड़े। जो लोग दूसरों का भला सोचते हैं, उनके साथ कभी बुरा नहीं होता। यहाँ पर इतनी बारिश हुई है और जंगल में कितना पानी भर गया है। आप लोगों को इसकी जरा भी चिंता नहीं है? ब्लू लैंड जंगल में सभी सारस तालाब के किनारे बैठे बातें कर रहे थे। तभी उनको सामने से एक सारस आते हुए नजर आया। हमारे जंगल में नया सारस। हेलो दोस्तों, कैसे हो? हम तो अच्छे हैं भाई, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। ब्लू लैंड में तुमको पहली बार देखा है। कहाँ से आए हो? मैं पर्पल लैंड से आया हूँ। ओह अच्छा, लेकिन तुम पैरों से चलते हुए क्यों आए हो? उड़कर भी तो आ सकते थे ना। काश उड़कर आ सकता, लेकिन ये देखो दोस्तों। ऐसा कहकर उसने अपने एक पंख की तरफ इशारा किया जो कि टूटा हुआ नजर आ रहा था। अरे यार, तुम तो एक पंख से अपाहिज हो। हाँ, यही वजह थी कि मेरे जंगल में कोई मुझसे बात नहीं करता था, इसलिए मैं इस जंगल में आया हूँ। ओह अच्छा, लेकिन इस जंगल में ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। आज से हम सब तुम्हारे दोस्त हैं।
आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उस दिन से सारस वहीं रहने लगा। सभी उससे बड़े अच्छे से बात करते थे। सारस जब भी सैर को जाते, उस बीच वो दूसरे जानवरों के साथ अपना वक्त गुजारता था। एक दिन मौसम बिगड़ गया और बारिश आ गई। सभी जानवरों ने जैसे तैसे अपने आप को बचाया। जब बारिश रुकी और मौसम ठीक हो गया तो जंगल में काफी सारा पानी भर गया। यहाँ पर इतनी बारिश हुई है और जंगल में कितना पानी भर गया है। आप लोगों को इसकी जरा भी चिंता नहीं है? बारिश से पानी भर गया है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? 2 दिन में अपने आप उतर जाएगा। सारस ने जितने जानवरों से भी इस बारे में बात की, उसको इसी तरह के जवाब मिले। अब उसको यकीन हो गया था कि जंगल में सभी जानवर बहुत लापरवाह हैं। अगले दिन वो सुबह सवेरे नदी किनारे गया और उसने अकेले ही खुदाई का काम शुरू किया। वो अपनी चोंच को जमीन पर मारता और उखड़ी मिट्टी को पंख की मदद से एक तरफ हटाता। इसी तरह वो सीधी लाइन में खोदे जा रहा था। इसी तरह उसने कई घंटों मेहनत की और काफी लंबा नाला बना डाला। इतने घंटे काम करने के बाद केवल 4 फीट लंबा गड्ढा खोद पाया हूँ। काश कि कोई और भी मेरे साथ होता तो ये काम जल्दी निपट जाता। खैर, अब तो कल ही स्टार्ट करूँगा। तभी मोटू गैंडे की नजर उस पर पड़ी। ये तो एक नंबर का पागल है। अभी इसकी बेवकूफी के बारे में पूरे जंगल को बताता हूँ। ये कहकर मोटू गैंडा वहाँ से चल दिया। फिर अपाहिज सारस भी तालाब के किनारे पहुँच गया। अरे सारस भाई, आखिर तुम थे कहाँ? रोजाना तो तुम हमें यहीं पर मिलते हो। मैं नदी किनारे जाकर खुदाई कर रहा था। खुदाई? लेकिन वो किस लिए? इस बार बारिश बहुत तेज आने वाली है, इतनी तेज कि बाढ़ भी आ सकती है। मैंने अकेले नाला बनाने का काम शुरू कर दिया है और मैं उस नाले को हमारे जंगल के बीच से लेकर नदी के किनारे तक पहुंचा कर ही रहूंगा। फिर चाहे कितनी भी तेज बारिश आए, बारिश का पानी आसानी से नाले के जरिए नदी में पहुंच जाएगा और हमारे जंगल में बाढ़ आने से टल जाएगी। प्यारे सारस, तुम बेवजह टेंशन ले रहे हो। कोई बाढ़ नहीं आने वाली। अगले दिन फिर से सारस ने सुबह से ही नाला बनाने का काम शुरू कर दिया। इस तरफ मोटू गैंडे ने पूरे जंगल में ये बात फैला दी कि पागल अपाहिज सारस जंगल के बीच से लेकर नदी किनारे तक एक नाला खोदने में लगा है, क्योंकि उसको लगता है कि जंगल में बाढ़ आने वाली है। अपाहिज सारस बिना किसी की मदद के मेहनत करता रहा और करीब 15 दिनों में जाकर उसने जंगल में अच्छा खासा नाला बना दिया। अब वो तालाब के किनारे बैठा सिर्फ आराम किया करता था। जंगल के सभी जानवर पूरे दिन उसकी मेहनत की तारीफ करने और उसके पास आते जाते रहते थे। ये बात अब गैंडे को हजम नहीं हो रही थी। ये तो बेवजह जंगल का हीरो बन बैठा। अब कुछ ऐसा करूँगा कि इसकी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। हाँ, ऐसा सोचकर वो वहाँ से चला गया। अगले दिन सुबह से ही बारिश शुरू हो गई थी। अभी सारसों का झुंड भी सैर को नहीं निकला था, लेकिन सभी जानवर अब बेफिक्र थे कि इस बार पानी नहीं भरने वाला। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस बार पानी पहले से भी ज्यादा तेज रफ्तार से बढ़ रहा है, तो वो सभी मिलकर अपाहिज सारस के पास गए। सारस, तुमने तो बारिश के पानी को निकालने के लिए नाला बनाया था ना, लेकिन इस बार तो पानी और ज्यादा तेजी से भर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो एकदम अच्छे से नाला बनाया था। पानी भरने का तो सवाल ही नहीं उठता। तभी बारिश और तेज हुई और जंगल में बाढ़ आनी शुरू हो गई। गैंडे की गुफा बहुत ऊंचाई पर थी, लेकिन अब पानी उसकी गुफा के अंदर तक भर गया था और गुफा का आधा मुंह पानी में डूब चुका था।
सभी जानवर अब अपाहिज सारस के पास जाकर एक बड़े टीले पर जमा हो गए। पानी बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। सिर्फ एक हाथी ही था जिसकी गर्दन तक पानी आया था और वो पानी में चल पा रहा था। उसके पीछे पीछे मोटू गैंडा भी वहां पहुंच गया। सब मेरी गलती है, सबकी सब मेरी गलती है। क्या हुआ मोटू गैंडे, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? मैं सारस को मिलने वाली शाबाशी से जल रहा था, इसलिए मैंने इसके नाले का मुंह एक पेड़ को गिराकर बंद कर दिया। मुझे लगा था हर बार की तरह इस बार भी पानी सिर्फ 2 दिन के लिए भरेगा, लेकिन इस बार तो ऐसी बारिश आई कि मेरी गुफा तक डूब गई। तुमने जलन में आकर पूरे जंगल को बर्बाद कर दिया। इससे तुमको आखिर क्या मिला, बताओ जरा। मुझे माफ कर दो सारस भाई और रामू हाथी, प्लीज मेरे साथ चलो, उस पेड़ को हटाने में मेरी मदद करो। अब सभी जानवर उसी टीले पर जमा हो गए और मोटू गैंडा रामू हाथी के साथ वहां से चला गया। उन्होंने देखा कि नाला जिन 2 पेड़ों के बीच से निकल रहा था, वहीं पर एक पेड़ गिरा हुआ था। चलो रामू हाथी, अब इस पेड़ को हटाने में मेरी मदद करो। रामू हाथी और गैंडे ने मिलकर उस पेड़ को जैसे ही हटाया, पानी का तेज बहाव नाले से होता हुआ नदी से जा मिला। कुछ ही देर में जंगल का सारा पानी नदी में उतर गया और सभी जानवर ये देखकर खुश हो गए। रामू हाथी और मोटू गैंडा फिर से वहीं पहुंचे। मोटू गैंडा अपनी गुफा को खुली देख बहुत खुश हुआ। सभी जानवर सारस के पास जमा हुए और उसके अनुमान की सभी ने तारीफ की। मुझे माफ कर दो सारस भाई, अब से मैं किसी से जलन नहीं रखूंगा। तुम नहीं होते तो आज हमारा जंगल नष्ट हो जाता। कोई बात नहीं गेंडे भाई। उसके बाद सभी जानवर जंगल की सफाई में लग गए। उस दिन के बाद कई बार बारिश हुई, लेकिन कभी भी जंगल में पानी नहीं भरा और अपाहिज सारस पूरे जंगल का चहेता जानवर बन गया। इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा। आज का तो दिन ही खराब हो गया। चलो कोई बात नहीं, मछली नहीं मिली तो क्या, आज इस अंडे से ही काम चला लेती हूँ। लोमड़ी और सारस की दोस्ती। एक दिन मीनू लोमड़ी समुद्र की तरफ जा रही थी। आज कुछ भी उल्टा सीधा या बचा हुआ शिकार खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। आज तो एकदम ताजी फड़फड़ाती हुई गोल्डन फिश ही खाऊंगी। सोचते हुए वो समुद्र किनारे चली गई, लेकिन वो पानी में उतरकर शिकार नहीं कर सकती थी। तभी उसको नजर आया कि 2 भालू उसकी मनपसंद गोल्डन फिश के ऊपर आपस में लड़ रहे हैं। ये मछली मेरी है। नहीं, मेरी है। पहले मैंने इसको देखा था, लेकिन उस पर झपटा मैंने मारा था। उन्होंने उस मछली को बीच में रख दिया और फिर से बहस करने लगे। तुम लेफ्ट से आ रहे थे और मैं राइट से, तभी मेरी नजर इस मछली पर पड़ी। लेकिन तुम इस तक पहुंच नहीं पाए क्योंकि मैं इसके ज्यादा करीब था। अभी वो दोनों बहस कर ही रहे थे कि मीनू ने मछली पर एक झपट्टा मारा और उसको मुंह में दबाकर भागने लगी। अरे रोको उसको! दोनों उसके पीछे भागने लगे। ये तुम्हारी वजह से हुआ। नहीं, तुम्हारी वजह से, वरना मैं अब तक उसको खा चुका होता। अरे ये दोनों तो मेरे पीछे ही पड़ गए, इनसे छुटकारा कैसे पाऊंगी। उसको सामने गुफा का मुंह नजर आया, जो इतना छोटा था कि उसके अंदर सिर्फ वही जा सकती थी, लेकिन गुफा थोड़ी ऊंचाई पर थी। वो गुफा के अंदर जाने के लिए ऊपर चढ़ने लगी, लेकिन उस गुफा के मुंह पर पहुंचने से पहले ही उसके मुंह से मछली छूट गई और जमीन पर लुढ़कती हुई दोनों भालुओं के पास पहुंच गई। मीनू डर के मारे उस गुफा के अंदर चली गई। ये मेरी है। ऐसा कहते हुए एक भालू ने उसको अपने मुंह में डाल लिया और दूसरा भालू उससे लड़ने लगा। इस तरफ मीनू गुफा के अंदर बैठी खुद को कोस रही थी। इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा। आज का तो दिन ही खराब हो गया। तभी उसकी नजर गुफा के अंदर रखे एक अंडे पर पड़ी, जो काफी बड़ा था। चलो कोई बात नहीं, मछली नहीं मिली तो क्या, आज इस अंडे से ही काम चला लेती हूँ। कहकर उसने अंडा उठाया और अपने मुंह के अंदर रख लिया।
लेकिन तभी उसके हलक में गुदगुदी सी हुई और उसने अंडा वापस उगल दिया। अंडा जमीन पर गिरते ही टूट गया और उसके अंदर से एक चिड़िया का बच्चा निकला। अरे, ये बच्चा तो दिखने में सारस जैसा लगता है। इसको जिंदा ही छोड़ देती हूँ, वरना इसकी माँ परेशान होगी। ये सोचकर वो वहाँ से निकल गई, लेकिन छोटा बच्चा खुद को अकेला पाकर उसी के पीछे गुफा से बाहर निकल आया। अरे, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? सुनकर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मीनू समझ गई कि वो अभी बातों को समझने और बोलने लायक नहीं है। इसने आँख खुलते ही सबसे पहले मुझे देखा है। इसका मतलब ये मुझे ही अपनी माँ समझ रहा है। मीनू समझ गई कि अब ये बच्चा उसके साथ ही रहेगा और उसने भी उसको अपने पीछे आने से नहीं रोका। वो उसके साथ साथ ही रहने लगा। कुछ दिनों में बच्चा बोलना सीख गया तो मीनू ने उसका नाम रॉकी रख दिया। एक दिन रॉकी मीनू के साथ टहल रहा था। तुम थोड़ा धीरे चला करो, मैं जब भी तुम्हारे साथ घूमने निकलता हूँ बहुत थक जाता हूँ। अरे, तुम पैरों से चलते हो इसलिए थक जाते हो। तुम्हारे तो पंख हैं, तुम उड़ते क्यों नहीं? लेकिन मुझे उड़ना कहाँ आता है और ना ही आज तक आपने सिखाया। ठीक है, जैसा मैं करती हूँ वैसा करो। मीनू उसको एक ऊंचे टीले पर ले गई और बोली, अपने पंखों को फैलाओ। ठीक है। अब इस तरह फड़फड़ाओ। कहकर उसने अपने हाथ जोर जोर से हिलाए। ये देख बच्चे ने भी अपने पंखों को जोर जोर से हिलाना शुरू किया। अब कूदो और हवा में उड़ जाओ। ऐसा कहकर वो हाथों को हिलाते हुए टीले से नीचे कूद जमीन पर जा गिरी। लेकिन रॉकी उसकी देखम देख हवा में उड़ने लगा। मीनू उसको उड़ता हुआ देख खुश हो गई। अब कुछ दिन और गुजरे और रॉकी और बड़ा हो गया। अब फिर से मीनू का मन गोल्डन फिश खाने को हुआ, तो वो उसके साथ समुद्र किनारे चली गई। वो अभी समुद्र के पानी में नजर मार ही रही थी कि तभी उसको वो दोनों भालू नजर आए। अरे, ये तो वही है ना जो पिछली बार हमारा खाना लेकर भागी थी। हाँ, ये वही है, पकड़ो इसको। मीनू डरकर झरने की तरफ भागने लगी और वो उसके पीछे हो लिए। अब आगे ऊबड़ खाबड़ और कांटों से भरी झाड़ियों वाला रास्ता था। उस पर चलना नामुमकिन था। वो दोनों मीनू के बिल्कुल करीब आ गए। वो उस पर झपटने ही वाले थे कि तभी रॉकी वहां आ गया और बोला, जल्दी से मेरे पैर पकड़ लो। सुनकर मीनू ने उसके पैर पकड़ लिए और रॉकी उसको लेकर उड़ गया। इस तरह उसने कांटे वाले रास्ते से उसको निकाल लिया और वो भालू वहीं रह गए। रॉकी ने मीनू को एक चोटी पर लाकर छोड़ दिया। नीचे गहरी खाई थी। दूसरी तरफ से झरने का पानी बहता हुआ उस चोटी पर आने वाला था। मैं अपने छोटे पंजों से तुमको नहीं उठा पा रहा, लेकिन तुम अपने हाथों से मेरे पैर पकड़ लोगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जल्दी करो, वरना पानी का बहाव तुमको बहा कर ले जाएगा। सुनकर मीनू ने उसके पैर पकड़ लिए और रॉकी जोर लगाकर उड़ने लगा। मीनू ने देखा कि रॉकी उसका वजन नहीं उठा पा रहा था। प्लीज, चाहे कुछ भी हो जाए, हाथ नहीं छोड़ना। वो लगातार पंखों को हिला रहा था, लेकिन इंच भर ही आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उसको दर्द में देख मीनू ने जानबूझकर उसके पैरों को छोड़ दिया। नहीं, मीनू। मीनू अब नीचे खाई में गिर रही थी और रॉकी उदासी से उसको देख रहा था। तभी एक बड़ी सारस आई और उसने अपने तेज पंजों से मीनू को पकड़ लिया और उसको ऊपर उठा लिया। ये सारस मीनू का वजन आराम से उठा पा रही थी। उसने मीनू को झरना पार कराया और उसको दूसरी तरफ सेफ जगह पर लाकर छोड़ दिया। आपने मेरे दोस्त की जान बचाई, मैं आपका आभारी रहूंगा। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुमको बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, अब जाकर ये तलाश पूरी हुई। क्या सच में आप मेरी मम्मी हो? हाँ। सुनकर वो खुशी से मम्मी के गले लग गया। तुमने मेरे बेटे को हिफाजत से रखा, इसके लिए मैं तुम्हारी आभारी रहूंगी। मैं तुमको एक साथ देखकर बहुत खुश हूँ और मुझे खुशी होगी कि अब तुम अपनी मम्मी के साथ अपने परिवार में रहोगे। मैं भी अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश हूँ, लेकिन आपने जो मेरे लिए किया है मैं उसको नहीं भूल सकता। इसलिए मैं वादा करता हूँ कि रोजाना आपसे मिलने आया करूँगा। आपकी और मेरी दोस्ती हमेशा ऐसे ही रहेगी। हाँ, क्यों नहीं, मैं भी रोजाना तुम्हारे आने का इंतजार किया करूँगी।
मैं तुमको एक इनाम देना चाहूंगी। इतना कहकर मम्मी सारस ने समुद्र के पानी में एक गोता लगाया और अपने मुंह में गोल्डन फिश दबाकर वापस आई। ये लो तुम्हारी मनपसंद। सुनकर मीनू खुशी से गोल्डन फिश खाने लगी। इसके बाद रॉकी अपनी मम्मी के साथ आसमान में उड़ गया। मीनू उन दोनों को जाते हुए देखकर हाथ हिलाकर टाटा कर रही थी। उसको इस बात की खुशी थी कि परिवार मिलने के बाद भी रॉकी रोजाना उससे मिलने आया करेगा और उनकी दोस्ती हमेशा बनी रहेगी।